नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। क्या कहें, नाम ही कई बार लेने में सोचना पड़ता है हम क्या नाम लें। इस देश में परिधान मंत्री, इस देश में प्रचार मंत्री, सब देखा। मैं कई बार सोचता हूं कि जब परिधान मंत्री, प्रचार प्रचार मंत्री ये सब हैं, तो एक आध सलवार मंत्री भी हो जाना चाहिए। दिल्ली से भागे थे बाबा। इसमें आपत्तिजनक अगर लगता है तो लगता रहे। अब इतना भी लिहाज नहीं हो पाएगा, इन नफरतियों का इतना लिहाज नहीं हो पाएगा। आए थे दिल्ली बदल दूंगा, हिला दूंगा। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं हेमंत भाई, ये जितने नफरती हैं इनसे कायर और डरपोक भी कोई नहीं है। कैसा सरपट भागा ये आदमी, और इसी केस में सांसें खींच खींच के ले रहा था। आज कहानी हम क्या लेके आए हैं, वो सरबत जिहाद से आगे की। सावरकर का नाम आप सबने सुना है। खासकर जो नीचे कई सारे 1.5 रुपए वाले जिनको कहते हैं हेमंत जी, वो आएंगे, उनको तो और भी याद होगा सावरकर का नाम। वो सुबह दोपहर शाम 3 बार लेते हैं। सावरकर एक मामले में एक्सपर्ट थे, एक मामले में एक्सपर्ट थे सावरकर। जिंदगी में कोई काम, कोई उपलब्धि किसी को 1 बार मिलती है, किसी को 2 बार मिलती है, किसी को 3 बार मिलती है। सावरकर को कई बार मिली है। 4 बार तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है 1911 से 21 के बीच माफी मांगने। आज आप गर्व के साथ कह सकते हैं, आप ताली बजाइए। खासकर भाजपा संघ का जो इकोसिस्टम है, जो इस समय हिंदुत्व और सनातन की रक्षा में मैदान में है, आज के हीट वेव में 45 डिग्री टेम्परेचर में उनको जश्न मनाना चाहिए। रामदेव ने सावरकर को पीछे छोड़ दिया, माफी मांगने में पीछे छोड़ दिया। इकलौता ऐसा। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि ये बेशर्मी का अमृतकाल है। जब मोदी जी ने कहा था, जबकि अमृतकाल चल रहा है, उसी दिन मैं कहा था। इसको कई बार जो है हम लोग चर्चा में लाते हैं, और भाव तो इसको कई जगह भाषणों में कोट कर दिए हैं। बेशर्मी का अमृतकाल। होड़ है कि नाम किसका गिनीज बुक में लिखा जाएगा। उस होड़ में रामदेव बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। कई लोगों को दे रहे हैं, साहब को, फकीर को, कईयों को दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिसके दंत मंजन, मतलब दांत मांजने वाले पेस्ट से लेकर के, और उसके एक एक प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट फेल हुए हैं, उतना अगर कोई फेल हो जाता है गांव में, कोई अगर गांव में मैट्रिक में उतनी बार फेल हो जाए जितना रामदेव का प्रोडक्ट फेल हुआ है, भाई साहब, पूरे जीवन ब्याह नहीं होता है उसका। पूरे जीवन मतलब वो ब्याह नहीं होता, कतई नहीं होता है। अब ये कोई ना कह दो कि रामदेव को पता था कि इतने बार फेल होंगे इसलिए उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। ये भी नहीं कह देना भैया। हम बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं आप, हम पहले बोल देते हैं। और तीखा कार्यक्रम आज का है, बहुत तीखा कार्यक्रम। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की अदालत ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अक्षम्य है, माफी योग्य नहीं है अपराध। मैं कोट अनकोट में उस स्टेटमेंट को आपके सामने स्क्रीन के साथ लाऊंगा, स्क्रीन पर लाऊंगा। अभी आपको दिखा देता हूं, फिर स्क्रीन पर लाऊंगा। ये देखिए, सामने है रामदेव, और ये भास्कर लिखता है। मैं अभी स्क्रीन पर आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूं। सरबत जिहाद वीडियो पर रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। कहा, बयान माफी लायक नहीं, आत्मा झकझोल दी। रामदेव बोले, सभी वीडियो हटा लेंगे। भाई साहब, उतना तेज जो है कपाल भाती किए थे, इतने जल्दी से है शीर्षासन कर लिए। गजब योगा है। वहां से बता रहे थे गुरुकुल ही बनेंगे, आज लोग सरबत जिहाद के खिलाफ खड़े हो जाइए। यहां पर जज साहब ने कहा, आत्मा झकझोल दी, माफी लायक नहीं है, कह हम वीडियो डिलीट कर दे रहे हैं। अरे सामान्य छोटे छोटे, हमको लगता है जीवन यापन करने वाले गरीब लोग भी ऐसे नहीं पलटी मारते। पहले इस केस को हम पहले खबर पर क्षमा चाहूंगा, कई बार थोड़ा सा भावनाओं में ज्यादा तीखा हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से मांग रहा हूँ, रामदेव से नहीं मांग रहा हूँ माफी। कतई मैं सावरकर नहीं बनूंगा, कितना लोग नाराज हो जाए। हेमंत भाई, पूरा घटना ब्यौरा दीजिए, पहले पहले ब्यौरा, तब हम इन पे और आते हैं डिटेल ब्यौरा। आशीष भाई नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। और देखिए, जैसा आपने बिल्कुल कहा कि माफी वीर की श्रेणी में कब तक आएंगे, कब तक नहीं आएंगे, एक ये सवाल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अगस्त को इनका उपचार कर दिया होता
तो देश को ये दिन ना देखने पड़ते, ये शरबत जिहाद जैसी बकवास चीज ना ला पाते। बेसिकली क्या है कि ये एक सरकारी बाबा बढ़ करके एक व्यवसायी के तौर पर धंधा कर रहे हैं, सरकारी संरक्षण में धंधा कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई शक नहीं। जिस तरीके से कोविड काल में आपको ध्यान होगा ना, कोरोनिल बेची थी, तो किस तरीके से कौन कौन उस फंक्शन में मौजूद थे। कोरोनिल एक सप्लीमेंट हो सकता था, विटामिन का सब सप्लीमेंट, उसको इन्होंने कोरोनिल का दवाई के तौर पे कोरोना का कितना उसमें खेल किया, ये सारे देश को पता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अगस्त में सजा दे दी होती केवल वर्बल डायरिया की बजाय, जो केवल वर्बल डायरिया किया, 6 महीने तक लगातार लगे रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और करना धरना कुछ नहीं, आखिर में इनकी माफी को स्वीकार कर लिया। बेसिकली क्या है कि सरकारी संरक्षण में जिस तरीके के ये उत्पाद बेचते हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं और फिर साफ बच निकलते हैं, उसके बाद ये होना ही था जो आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर हुआ। लेकिन मुझे फिर वही चिंता है कि क्या इनके खिलाफ एक्चुअल में कार्रवाई होगी या नहीं। आज सबसे बड़ी खबर बताता हूं आपको क्या है। पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने इनको कौन बचा रहा था? मोदी के सबसे प्रिय वकील मुकुल रोहतगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मुकुल रोहतगी पिछली बार बचा रहे थे इनको। आज इनके खिलाफ हमदर्द की तरफ से कौन खड़ा हुआ था पता है आपको? रामदेव के खिलाफ मोदी का नंबर 1 वकील मुकुल रोहतगी आज पैरवी कर रहे थे हमदर्द की तरफ से। इससे कोई छोटी बात हो सकती है क्या? और उन्होंने क्या कहा वो सुन के तो आप और आने जाएंगे। आप स्क्रीन पर दिखाइएगा, भी मैंने भेजा है आपको। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि रामदेव को पहले भी एलोपैथी का निशाना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी। रोहतगी ने स्वीकार किया कि तब वे गलत पक्ष में खड़े हो गए थे। सोच के देखिए, ये मुकुल रोहतगी मोदी के नंबर 1 वकील, जो उनको विदेशों तक में सारी की सारी उनके लिए भेजा जाता है, पिछली बार रामदेव को बचाने में लगे हुए थे ये, और आज ये जो रामदेव के खिलाफ खड़े हुए और हमदर्द की तरफ से खड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया है 3 अप्रैल को, जिस तरीके से उन्होंने एक खास तरह का एक प्रोडक्ट को लेकर के, देखिए दुनिया भर के आप प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, बेचते हैं, आपका मार्केटिंग का सिस्टम है, आपको मुबारक, कोई समस्या नहीं। लेकिन हेट स्पीच की लेवल तक जाकर के कि जो जो इन्होंने बातें कही हमदर्द के बारे में, वो ना केवल बेबुनियाद थी, बल्कि वो एक अलग किस्म का, एक अलग लेवल का जिहाद था, जो बिल्कुल सरकारी संरक्षण में पोषित है। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने वही कहा, जस्टिस अमित बंसल के यहाँ थी सिंगल बेंच में, उन्होंने कहा कि इनका जो ये बयान है ये माफी लायक नहीं है, इसने कोर्ट की अंतरात्मा झकझोर दी है। कोर्ट ने फटकार के बाद पतंजलि के को फाउंडर रामदेव ने क्या कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिसमें धार्मिक टिप्पणियां की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने के लिए भी कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि ही इज ए रिपीटेड ऑफेंडर, ही इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। वो रह रह करके ये गलतियां करता है, जानबूझ के करता है, और धंधे के लिए करता है, और सरकारी संरक्षण में करता है। तो इसका उपचार क्या हो? आज तो मुकुल रोहतगी ने भी कह दिया कि ये आतंक अपराधी है, बार बार ये करते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि हमदर्द के खिलाफ जो इन्होंने बात कही थी, ना तो वो पहली है और ना आखिरी है। और जो रोहतगी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि ये धर्म के नाम पर भी हमला है। पिछली बार जो रोहतगी को बचा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आज कोर्ट में कहा कि ये धर्म के नाम पर भी हमला है। उन्होंने क्या कहा? बेसिकली पतंजलि की ओर से जो एडवोकेट राजीव नायर थे, उन्होंने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप एक हल्फनामा भी दें कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, और इस तरह की बातें अपने दिमाग तक सीमित रखें, इन्हें जाहिर ना करें। ये अदालत कह रही है रामदेव को। और उसके बाद हमदर्द ने जो कहा, जो मुकुल रोहतगी ने कहा, वो तो आप सुनने लायक है सारी की सारी तकरीर। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई किए वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह है, ये मुकुल रोहतगी कह रहे हैं अदालत में, दिल्ली हाईकोर्ट में। रोहतगी ने भ्रामक बयानों, विज्ञापनों के केस की याद दिलाई और कहा कि कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया और एलोपैथिक दवाइयों के मामले में भी बयान दिए गए। याद होगा आपको, जो 13 अगस्त का मैंने जिक्र किया, और जस्टिस हिमा कोहली ने इनका एफिडेविट मान लिया था। इन्होंने 3 अप्रैल को कहा क्या था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा 10 मिनट का वीडियो पोस्ट किया भाई, 10 मिनट का, और उसमें कहा कि शरबत का प्रचार किया आपने का। उसने कहा हमदर्द का नाम नहीं लिया, कहा कि एक कंपनी शरबत बनाती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। सोच करके देखिए आप, इस आदमी के अंदर
कितना सांप्रदायिक जहर, कितना सांप्रदायिक जहर बना होगा। और फिर आगे क्या कहा वो सुनिएगा। रामदेव ने कहा कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, और साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। सोच करके देखिए, ये एक धर्मगुरु, धर्म की आड़ में जो ये कपड़े पहन करके जिस तरीके का, और जब विवाद बढ़ा, विवाद तो बढ़ना ही था, हम लोगों ने भी तमाम वीडियो किए और किए, तो फिर इस शख्स ने क्या कहा 12 अप्रैल को, एक वीडियो और पोस्ट किया। हिमाकत देखिए, इसमें रामदेव ने कहा मैंने एक वीडियो डाला, उसमें सबको मिर्ची लग गई। इस आदमी को कोई वो नहीं है, पश्चाताप नहीं है। ये 12 अप्रैल को कह रहा है कि उस कईयों को मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए, कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शगुफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। तो इसका मतलब किसी की अगर इस्लाम के प्रति निष्ठा है तो आतंकवादी है। इस व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं नहीं लगनी चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। जो आपने नई भारतीय न्याय संहिता बनाई है उसमें भी कौन सी धारा बचती है इस व्यक्ति के खिलाफ, बताइए जरा एक बार। और उसके बाद हमारा सनातन के प्रति निष्ठा है तो क्या हम अपराधी है? कोई कहेगा हम। आशीष भाई, शहाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कहा, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा चलिए ठीक है जो कुछ आप कर रहे हैं, फिर तो आप योग जिहाद चला रहे हैं। शहाबुद्दीन ने कहा, शहाबुद्दीन बरेलवी ने। तो आप देखिए, एक व्यक्ति एक बाबा के नाम पर पहले एक धंधा करता है, बिजनेस करता है, सरकारी संरक्षण में करता है, दुष्प्रचार करके करता है, अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाने के लिए कोरोनिल लाया। कोरोना के टाइम में जो मोदी जी का नारा है ना, आपदा में अवसर, उसका लाभ उठाया इस व्यक्ति ने। करोड़ों अरबों रुपए की कोरोनिल बेची, लोगों को बहला फुसलाकर। एलोपैथी का विरोध किया, फिर माफी मांग के भाग खड़ा हुआ, अखबारों में लिखित माफी, अब फिर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। और अभी तो आपको पता लगेगा दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश में केस फाइल कर रखा है इसके खिलाफ इसी तरीके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है आशीष भाई कि ये देश जा कहां रहा है। सरकारी संरक्षण ऐसे बाबाओं को, ऐसे व्यापारियों को मिला क्यों हुआ है? क्या इनके खिलाफ तत्काल पूरे देश में केस दर्ज नहीं हो जाना चाहिए? तत्काल जिस तरीके की बात इन्होंने की, जिस कंपनी का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, वो इस तरह की बकवास दुष्प्रचार कर रहा है और सारा देश बिल्कुल उसको शांति से सुन रहा है। और मैंने तो इसके सारे प्रचार इसके योगा की सेशन में भी देखे, वहां भी ये सरे आम जहर वो करते हैं योग के नाम पर, तमाम चीजें मैंने खुद देखी, 2 बार गया हूं मैं वहां। तो इस व्यक्ति का तो कोई कंट्रोल है नहीं, कमांड एंड कंट्रोल कोई भी नहीं। वहां जाता है, हाथ मिलाता है, और जो मेरे आप जैसा पूछ ले, आपको याद होगा करनाल की वो घटना कि आपने बाबा जी कहा था काला धन ले आएंगे, आपने कहा था पेट्रोल डीजल 40 रुपए बिकेंगे, तो इसने पता क्या बोला, ये जर्नलिस्ट साथी को बोला मैंने कहा था तू मेरी पूछ उखाड़ ले, ये इसके शब्द है। नहीं तो ज्यादा बेसिकली मैं बता दूंगा और क्लियर कर दूं, ये खाली योगा नहीं, हरिद्वार में आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, इस पर कितने बार, इसके भाई पर कितने बार केस हुए, FIR हुए, गुरु लापता हुआ तब इसके ऊपर आरोप लगे, कितने बार पतंजलि के बाहर मारपीट के आरोप लगे, लठै तैनात करके। और मैं बताऊं, अभी अब जब चर्चा आ जाए, नहीं तो मैं नहीं करता ऐसे लोगों की चर्चा, क्योंकि कितने कितने निशिकांत पर वो चर्चा करते रहे, लेकिन अब ये अति हो गया। इस आदमी को मैंने एक जमाने में, ये ऐसा नहीं कि हमारी उसकी उम्र एक है, लेकिन इस आदमी को मैंने देखा है जब ये योग का शुरू में दुकान अपना बढ़ा रहा था, तब तो कुछ नहीं था। तब न पतंजलि योग पीठ था, न पतंजलि विश्वविद्यालय था, न पतंजलि जो बना है ना हरिद्वार में, उतना बड़ा साम्राज्य वो था ही नहीं। तब कनखल में एक छोटा सा, हरिद्वार के कनखल में 2 कमरे 4 कमरे का एक विंडो था, उसमें आयुर्वेद की दवाई मिलती थी कनखल में। तब से देखा हूं, और ये भी देखा हूं, मैं जगह के साथ बता दूं, रामदेव को अगर कार्यक्रम सुनना होगा तो सुन करके और याद कर लेंगे कब गए हैं। बस्ती एक जमाने में, आज हमको लगता है 2500 साल पहले की बात है, योग का कार्यक्रम था। तो योग कार्यक्रम में उस जमाने में जाना ये आदमी शुरू कर दिया था, जाता था, अलग अलग जगहों पर शिविर लगाता था। तो किसान डिग्री कॉलेज है, किसान डिग्री कॉलेज में वो था कार्यक्रम, योग शिविर था। उसी में क्लासरूम में चद्दर बिछा के सोने की हालत थी, और सूमो में एक टूटी सूमो गाड़ी होती थी, उस टूटी सूमो में बीच में दब के बैठ जाता था, क्योंकि 4 आदमी जिनको लगता था कि रामदेव आए हैं योगा अच्छे से सीखना है, तो सूमो में ही योगा सीखना शुरू कर देते थे, चारों तरफ से सूमो घुस जाते थे। तो उसी में बीच में जो है
ठिठुरा हुआ, आज वो कमांडोज के साथ पूछ पाड़ लेगा। ये भाषा जो है ना, ये क्यों है? वो अहंकार, सभी अहंकारी अहंकार, वो धन संपत्ति हजारों करोड़ रुपए पैदा कर लिए, हजारों करोड़ रुपए। बाउंसर चलते हैं 50, वो किसी को भी भैया, वो हेमंत तत्री आशीष ट्रांसी कहेगा, पूछ पाड़ लेगा, उठा के बाउंसर फेंक देंगे। यही यही इसको लगता है ना। अगर ऐसे ऐसे आदमी, तब तो फिर अगर खाली बाउंसर पे और पैसे पे लोग राज करने लगते तो बहुत पैसा दाऊद इब्राहिम के पास था, और उसके पास बाउंसर ही नहीं थे, उसके पास बाउंसर से लेकर के और बाउंस करवाने वाले सब थे। लेकिन भागना पड़ा ना, भारत छोड़ के, भारत छोड़ के भागा। इससे बाहुबल और धन बल से देश पे राज नहीं कर पाओगे, किसी जुबान बंद करवाना। मैं इस कुंडली दिखाता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू करिए, दिखाइए। ये देखिए, मैंने कहा था, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आदमी कहे ना कि अपने मन से लिख दिए। सरबत जिहाद वीडियो पर रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा बयान माफी लायक नहीं, आत्मा झकझोर दी। रामदेव बोले सभी वीडियो हटा लेंगे। वाह भाई, सभी वीडियो हटा लेंगे। अब दिखाना शुरू करिए, अब दिखाना शुरू करिए। ये कोई खबर हमारी नहीं है, न न्यूज लॉन्चर में कोई प्रोडक्ट, कोई सैंपल इसका जांच हुआ है, और न रोहतक में हेमंत तत्री के घर हुआ है। ये साफ कर दो। शुरू पढ़िए। भारत के बाद नेपाल से बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि के 7 प्रोडक्ट लैब टेस्ट में फेल। बताओ, नेपाल तक में भगाया जा रहा है, फेल हो रहा है सब। पतंजलि सरसों तेल बनाने वाली मिल के सैंपल फेल, हटाइए। सरसों तेल क्या पिए? इसके सनातन और जिहाद के चक्कर में जहर पी लेगा आदमी। पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिला। बताओ, तेल फेल, घी फेल, पतंजलि के प्रोडक्ट क्वालिटी में हुए फेल, कंपनी बंद होने के साथ रामदेव को। चलिए आगे चलिए, मतलब सब वही खबरें हैं, आगे बढ़ाइए। शहद के नाम पर चीनी बेच रहा पतंजलि। बताओ, ये फ्रॉड है ना। अगर इसको फ्रॉड कहा जाए, जांच में फेल पाया गया सैंपल, 1 लाख रुपए जुर्माना लगा, 1 लाख का जुर्माना लगा। घूम घूम जो आदमी जुर्माना भर रहा, माफी मांग रहा। अब समझिए, जोड़ते जाइए, शहद फेल, तेल फेल, घी फेल, नहीं खत्म हो रही रामदेव की मुश्किलें, पतंजलि शहद का नमूना जांच में फेल। चलिए दिखाते रहिए इनकी कुंडली। किस लैब की टेस्टिंग में फेल हुआ पतंजलि का घी? कैसे की जाती है फूड टेस्टिंग? बाबा रामदेव के दावों पर सवाल, क्वालिटी टेस्ट में पतंजलि के कई प्रोडक्ट फेल, पतंजलि के शहद नमूना जांच में फेल, 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना। चलिए दिखाइए। अब देखिए, माफी वीर, हम सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार, पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट में बोले। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने फिर मांगी माफी। मतलब फिर अखबार भी लिख दे रहा है, अंबानी का अखबार, अंबानी पोर्टल, कि फिर मांगी माफी। मतलब बार बार लगातार, इसको कहते हैं लगातार अभ्यास करना, ये योग, माफी योग। पतंजलि ने अखबार में छपवाया। अच्छा, सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगते हैं। चलिए, पतंजलि का मामला क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को होना पड़ा पेश? चलिए, और कुछ बचा तो दिखा दीजिए। खत्म, हालांकि खत्म अभी है नहीं, कार्यक्रम में खत्म कर रहे हैं, नहीं तो दिखाते रहेंगे तो हेमंत भाई बोलेंगे क्या फिर इस पे? हेमंत भाई अब बताइए। आशीष भाई, जो इन्होंने 2014 में मोदी जी का कैंपेन के लिए जो माहौल बढ़ाया, जो लफाजी फैलाई, सारी चीजें की, उसका परिणाम क्या हुआ आप सोच करके देखिए। मोदी की सरकार बनी मई 2014 में, और 17 नवंबर 2014 को इस व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा। उसके अंदर 30 से 40 सीआरपीएफ के कमांडो होते, सीआरपीएफ के कमांडो, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और एक एस्कॉर्ट चलती है आगे, सरकारी। अरे भाई, एक व्यापारी आदमी है, उसको सरकारी अगर आपको सुरक्षा देनी है, वो व्यापारी है विशुद्ध तौर पर, उससे खर्चा लीजिए, खर्चे के ऊपर सिक्योरिटी दीजिए, या वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करे। पूरे पहले उसको दी गई केवल उत्तराखंड के अंदर Z सिक्योरिटी। अब वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, उसको 30 से 40 सीआरपीएफ के सिक्योरिटी गार्डों की सिक्योरिटी मिलती है, जो देश में राजनाथ सिंह को मिलती है, जो गृह मंत्री को मिलती है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो इनको मिलती है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी प्राप्त है ये व्यक्ति। और चारों तरफ वो सिक्योरिटी वाले होते हैं जब ये इस तरह की चीजें फैला रहा होता है, शरबत जिहाद और ये सब जिहाद। तो सोच करके देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि विशुद्ध व्यापारी विशुद्ध झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर, बड़बोलेपन के दम पर, सरकारी संरक्षण में इस तरीके का व्यक्ति किस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है भारत सरकार के एजेंडे के तहत, ये पूरे देश को सोचना चाहिए।
इसकी कोई भी चीज, आप किसी भी चीज की जांच करा लीजिए, जमीनों को लेकर के जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां देख लीजिए कितनी कितनी जमीनें इसको अलॉट हुई, कितनी कितनी। हरियाणा के अंदर आपको ध्यान हो, अगर यहाँ पर एक जो है पिंजौर के पास पहाड़ी एरिया है पूरे का पूरा, उसके अंदर सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन अलॉट करने की बात खट्टर सरकार ने की थी। ऐसे ही गुड़गांव के पास पीछे एक्सप्रेस में एक खबर देख रहा था, वो घाटा का जो एरिया है पूरे का पूरा, सारी कंट्रावर्सी, जिस जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, वो सारे विवाद है। और वो किस संरक्षण में चल रही है, ये देश को देखने की जरूरत है कि एक बाबा के वेश में, एक योग गुरु के वेश में किस तरीके से कोई व्यक्ति धंधा करते हुए देश में सरेआम सांप्रदायिकता फैला रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। वरना मुझे ये बताइए, जब इन्होंने ये इसका जिहाद का जिक्र किया, शरबत जिहाद का, क्या तत्काल हेट स्पीच का पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए था? क्या दो संप्रदायों के बीच में वो करने का केस दर्ज नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसी चीज है जो इस व्यक्ति को बचाए रखती है, और क्या ऐसी है जो जेड सिक्योरिटी लेकर के आदमी घूमता है? किसी इस देश में किसी की जवाबदेही नहीं बची। एक सवाल बीच में एक सवाल, ये आप छोड़ो ना, इस पे एफआईआर होना चाहिए। जिस आदमी का शहद, घी, तेल, मतलब सब कुछ सैंपल फेल हो रहा हो, पहले तो उस आदमी को वैसे ही उठा करके जेल में डालना चाहिए कि वो पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई आदमी किसी फूड पॉइजनिंग हो, कहीं पर किसी होटल में, रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग हो, 2-4 आदमी बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जान चली जाती है, क्या होता है? आजकल तो बुलडोजर युग है, नहीं तो नॉर्मल बुलडोजर नहीं था तो भी तत्काल गिरफ्तारी हो जाती थी। है? ये जो है कूड़ा कचरा बेच रहा है पूरे देश में। भाई एक फिर मैं साफ कर दूं, बहुत सारे इस देश में क्या हो गया, मती दिमाग को क्या हो गया, लोगों को नहीं समझ पाता। ये हम नहीं बता रहे ना फेल हुआ है हेमंत भाई, ये सरकारी लैब्स, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उस उत्तराखंड के लैब्स में, यूपी के लैब्स में, देश भर के दक्षिण से उत्तर तक के लैब में ये पकड़े गए हैं और बार बार पकड़ा गया है आदमी। तो इस पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? पहला एक सप्लीमेंट्री और जोड़ देता हूं ताकि मतलब बीच में मैं ना इंटरफेयर करना पड़े मुझे जरा फिर। दूसरा ये सरबत जिहाद, ये सब करके ये सनातन और राष्ट्रवाद के आड़ में छुप करके जो ठगी कर रहे हैं, ये ठगी है ना। सैंपल फेल होने वाला जो व्यापारी हो, जिसके सैंपल फेल हो रहे हो, वो धर्म के नाम पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे। अडानी को याद कीजिए, अडानी पे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो क्या कहा, उसके पास कोई सफाई नहीं थी। क्या बोला? देश पर हमला है, हमारी देश की तरक्की रोकने की साजिश। ये देश की तरक्की मतलब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये क्या इस देश में जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो ईमानदार हो, वो बेईमान हो, वो तो अलग विषय हो। क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये इन दोनों के लिए छिपने का अड्डा बन गया है? लुका छिपी जैसे बच्चे खेलते थे, ये छिपने का अड्डा है। बाहर जाओ और करके आओ अपना गोरख धंधा फर्जीवाड़ा, और आओ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की कोठरी में छिप जाओ। हेमंत भाई बिल्कुल कंप्लीट कॉकटेल है, कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल आपने सही शब्दों का प्रयोग किया। ये राष्ट्रवाद और ये मिलावट और ये धोखाधड़ी और ये फ्रॉड और ये सस्ते पैसों से एनसीएलटी के जरिए कंपनियां खरीदना, उसमें हेयर कट के नाम पर हजारों करोड़ का चूना लगना, ये बेहद सामान्य चीज हो चुकी है आज के। ये एनसीएलटी का तो मामला ही अभी ये रह गया है। रामदेव ने भी पीछे कंपनी खरीदी ना, कितने का उसको हेयर कट मिला, कितने में ले ली वो, और उसके बाद शेयर कहाँ गया। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो मिलावट और ये तमाम चीजें, बिल्कुल ये सही बात है कि जो भी ये चीजें हुई हैं, सरकारी लैब्स के अंदर ही सैंपल फेल हुए ना, उसके बाद सरकारों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को टांग दिया था, अगर आपको याद हो तो। स्टेट ड्रग कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर, जितने भी थे, एसडीसीओ, डीसीओ, सारे तलब कर लिए थे। हुआ क्या? सवाल ये है कि हुआ क्या? वहां कभी तो गृह मंत्री खड़े रहते हैं पतंजलि के अंदर, कभी राजनाथ सिंह खड़े रहते हैं, उत्तराखंड का सीएम तो मान लीजिए वहीं का मतलब पास ही बनवा रखा हो। तो जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, जो दवाइयों के अंदर इस तरह के सैंपल फेल होने का है, ये तो बहुत बहुत कड़ा कानून है आशीष भाई, इसमें तो सालों की सजा है। उसके बाद जब आप पर्चा ही दर्ज नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो क्या कर लेगा कोई? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विज्ञापन तो छापता है एक पेज के, और माफी छापता है सिंगल कॉलम या 2 कॉलम में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि दोबारा से बड़े विज्ञापन दो। मतलब हालत ये होगी कि विज्ञापन भी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि इस साइज के दीजिए, जिसका वो काउंटर जो वो था, शुद्धिकरण या जो भी आपके ये उसका शुद्धि पत्र, माफी वाला जो। तो बेसिकली इस व्यक्ति को कंप्लीट सरकार की इम्यूनिटी प्राप्त है।
स्टेट के जहां बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मैं दूसरी एक और बात कहता हूँ, किसी भी सरकार में ऐसे लोगों का काम नहीं रुकता, कोई कांग्रेस की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि इन्होंने एक वो इतने बड़े व्यवसायी का स्टेटस अटेन कर लिया है। इन्होंने पीछे ध्यान होगा ना आपको, कंपनी खरीदी रुचि फूड्स, जरा वो कहानी से पढ़िएगा उसमें एनसीएलटी में, कितने की कंपनी कितने में मिल गई, क्या हुआ, और फिर वो सारे का सारा एक बहुत बड़ा सरकार की पैटर्नेज। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये आपके 2 रुपए वाले जो अभी आएंगे ना नीचे आपके पास टिप्पणी करने के लिए, उन जाहिलों को केवल एक बात सोचनी चाहिए कि बच्चे तुम्हारे भूखे मरेंगे। इन सब ने तो अपने हजारों करोड़ रुपए का खेल कर लिया है, ये दवाइयां खा करके तुम मरोगे। वो कोई भी काम धर्मार्थ नहीं कर रहा वहां पर, एक बार जाकर के देख लीजिए, एवरीथिंग इज पेड फॉर, एवरीथिंग इज पेड फॉर। उसके बावजूद भी वही बात आप वाली है कि सनातन वो भारत के पीछे चुपता है अडानी। आप ये बताइए, एक प्राइवेट व्यापारी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, पीछे तिरंगा लगा हुआ है, जैसे वो हेड ऑफ स्टेट हो। जैसे मेरे पीछे ये है, आपको दिख रहा है, वहां तिरंगा यूं लगा हुआ था, और उसके पीछे वो कि भारत को कमजोर करने की साजिश है, तुम भारत हो गए, तुम करप्ट आदमी, तुम भारत हो गए। ऐसे ही ये सनातन की आड़ में छुपते हैं। जितने मोदी पोषित बाबा है, जितने बीजेपी पोषित बाबा है, जितने आरएसएस पोषित बाबा है, सारे के सारे सनातन के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। इनके अंदर ना कोई आध्यात्मिक सोच है, ना इनके अंदर कोई गहराई है, ना किसी तरीके का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध मुनाफेखोरी का धंधा है ये, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ये इस घटना के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया। देखिए आशीष भाई, करप्ट ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? आप कोई चीज बनाते हैं, मैं कोई चीज बनाता हूं, मुझे अपनी चीज की मार्केटिंग का अधिकार 100% है, क्या समस्या है, करूं। लेकिन आपको जलील करके, आपको छोटा करके, जो चीजें आपकी नहीं है वो भी प्रचारित करके, और उसमें धर्म का मसाला चढ़ा करके, धर्म की पोटली चढ़ा करके, क्या करना चाह रही है लोग? क्या इनकी आत्मा इनको कचोटती नहीं क्या? और ऐसी क्या सरकार की मजबूरी होगी, क्या वो इन बेतालों को कंधे पे लिए घूम रही है? आज मुकुल रोहतगी के खिलाफ खड़े हुए ना, पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट में कौन बचा के लाया था? मुकुल रोहतगी बचा के लाए थे या कोई और था? आज मुकुल रोहतगी सामने खड़ा हुआ है ना हमदर्द की तरफ से, और क्या कह रहा है कि पिछली बार में गलत पारे में खड़ा हुआ था। तो हो सकता है वो अगली बार फिर इनकी तरफ आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम है। पैसे वैसे की कोई समस्या है नहीं, कनेक्शंस की कोई समस्या नहीं है, पूरी आरएसएस को जेब में लिए घूमते हैं, पूरी सरकार को लिए जेब में घूमते हैं। कोरोनिल लॉन्च की जब ध्यान, आपको देश का स्वास्थ्य मंत्री खड़ा था साथ, झूठे प्रोपेगेंडे में, कोविड के दौरान में, सोचिए आप, कोई पूछने वाला नहीं इनको, ना उस मंत्री की कोई जिम्मेदारी है। तो ये एक पूरे का पूरा डकैती का पूरा सिस्टम बन गया है कि या तो आप हमारे हो तो कुछ भी करो, और अगर आप विरोधी हो तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। उसी पैटर्नेज का, उसी संरक्षण का ये व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। और मुझे लगता है इनके खिलाफ हाई कोर्ट को वर्बल डायरिया नहीं, इनको एक बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए, चाहे वो 24 घंटे के लिए ही हो। उससे क्या होगा आशीष भाई, उससे पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। जो पिछले कुछ समय से 10-11 साल से एक अवधारणा ये बन गई है कि भाई तगड़ा तो बची जाएगा, उसका तो कुछ होना नहीं। तो लॉ के प्रति, जुडिशरी के प्रति जो लोगों का सम्मान कम हो रहा है, मुझे लगता है इट्स फिट टेस्ट केस कि इस व्यक्ति को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ही इज ए रिपीटेड ऑफेंडर। सुप्रीम कोर्ट में इसने कितने मजे लिए, कितना क्या हुआ, कितनी बार कोर्ट को कहना पड़ा, कितनी बार माफिया हुई, कितनी बार माफी की भाषा बदली गई, कितनी बार इन्होंने जो अखबारों में दी उसकी भाषा बदली गई, उसका साइज बदला गया। ये क्या है? तो मुझे लगता है दिल्ली हाईकोर्ट के पास ये बेहतरीन मौका है न्यायपालिका की जो खोई हुई है साख, उसको वापस बहाल करने का, और ऐसे लोगों का जो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर धंधा करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का भी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, खैर अगर इन्हीं को भेजा जाएगा तो आधा ही न्यायपालिका पे भरोसा लौटेगा। अगर ये निशिकांत दोनों एक साथ जाएं, और तब तक के लिए 24 घंटा नहीं, जब तक दोनों सेहतमंद होके न लौटे बाहर, मतलब दोनों एक दूसरे की योगा सिखाएं, निशिकांत अपना वाला सिखाएं, रामदेव अपना वाला सिखाएं, दोनों एक दूसरे सिखाएं। जब दोनों सेहतमंद हो जाएं, बाहर आए, न्यायपालिका पर भरोसा 100% वापस आ जाए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, इन नफरतियों से थोड़ा बच के रहिए, रुआफजा पीजिए। मैं रुआफजा पीता हूं। अब मेरे पीने के बाद कौन कौन सा बना है मकबरा और मदरसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रुआफजा पीता हूँ गर्मी में। हमारे, मैं 2-3 पीढ़ियों से जान रहा हूँ सब पीते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं था ये पंख उड़ाता तब रूह अफ़ज़ा ही था गर्मी में राहत देने के लिए। तो रूह अफ़ज़ा पीजिए आप लोग, और रूह अफ़ज़ा चिंता मत कीजिए, रूह अफ़ज़ा पीने से रत्ती भर हिंदुत्व पर, सनातन पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि मैं रूह अफ़ज़ा पी करके कम से कम 108 की 5-7 माला करता हूँ।
और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मंत्र इसीलिए मतलब कंठस्थ भी रहते हैं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा पीता हूँ, दिमाग शीतल रहता है और माला कर लेता हूँ, मंत्र जाप कर लेता हूँ। तो रूह अफ़ज़ा से कोई खतरा उतरा नहीं है, ठीक है। खतरा ये मन में गंदगी, मैल, नफरत भरेगी, उससे खतरा है। उसका इलाज कोई नहीं कर पाएगा, ना वैद्यनाथ कर पाएंगे, ना रामनाथ कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो सावधान रहिए, रूह अफ़ज़ा फिर पीजिए, दबा के पीजिए रूह अफ़ज़ा। नफरतियों का पानी मत पीजिए, नफरतियों का पानी भी गुनाह है पीना, वहां खतरा है सनातन और हिंदुत्व पर। क्योंकि राम जी के मन में, राम जी किस लिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो निर्मल थे, पावन थे, उनके मन में कहीं रत्ती भर जो है ना घृणा, वैर, विद्वेष, पूर्वाग्रह कुछ नहीं था, नफरत ये नहीं था। वो तो करुणा के सागर थे ना, करुणा के सागर। और ये सब नफरत के सागर, बताओ, ये नफरत के सागर में से पानी निकाल के बना रहे हैं सर्वस्व। मत पीना एकदम। अगर राम भक्त हैं आप, तो करुणा के सागर में से निकला हुआ जो रस हो, शरबत हो, उसको पीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे हॉट टॉपिक लेकर के। हेमंत भाई साथ होंगे कार्यक्रम में ही, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।